नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आज बात करेंगे देश में आर्थिक असमानता की। बात करेंगे आज जीडीपी की भी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अलग जीडीपी की ग्रोथ बता रहे हैं, तो वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अलग आंकड़े बना रहे हैं। सरकार में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई 9 साल के अंदर इतनी बढ़ी है कि जहां 2020 में जो अरबपतियों की संख्या थी वो 102 थी, जो अब बढ़कर के 166 हो गई है। अरबपतियों की संख्या बढ़ी, लेकिन 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 83% लोगों की आमदनी कम हो गई, जो ये आर्थिक असमानता का एक बड़ा उदाहरण है। बड़ा उदाहरण ये भी है कि दोपहिया वाहन जिनकी खरीद कम हुई है और उसकी संख्या वहाँ पहुँच गई जो 2014 में थी। उसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो भी 2014 की जहाँ थी वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन जो महंगी कारें हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं और जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी खपत घट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपभोक्ता की वस्तुएं वो घट रही हैं, उसका मतलब है कि जब लोगों की आमदनी कम हो जाए, और आमदनी जब कम होगी तो लोग खरीदारी भी कम करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आर्थिक असमानता दिखा रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है। जीएसटी सरकार कह रही है कि जो कलेक्शन है वो 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो 50% जो निचले तबके का व्यक्ति है वो देश की उस जीएसटी में 64% का उसका योगदान है। 64% जीएसटी वो 50% का जो निचला तबका है वो दे रहा है। 40% जो मध्यम वर्ग है वह 40% जीएसटी देता है, लेकिन जो 10% जिसे हम कहें क्रीमी लेयर, जो अमीर व्यक्ति हैं, और वो अमीर व्यक्ति जिन पर देश की संपत्ति का 80% भाग उनके पास ही है, वो केवल 3 से 4% तक जीएसटी दे रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान आपने देख लिया, 3 से 4%। ये असमानता है कि जिन पर संपत्ति ज़्यादा है, जो संसाधनों का सबसे ज़्यादा सदुपयोग कर रहे हैं, जो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो 3 से 4% ही जीएसटी दे रहे हैं देश को। ये है आर्थिक असमानता। जहाँ आटा पर भी जीएसटी लग गई, जहाँ दूध पर भी जीएसटी लगा दी गई, जहाँ दही पर भी जीएसटी लगा दी गई, खाद्य पदार्थों पर जिन पर जीएसटी नहीं लगती थी उन पर भी जीएसटी लगा दी और वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई। महंगाई इसका प्रमुख कारण है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी कम हो रही है। जब लोगों की इनकम कम होगी और खरीद फरोख्त कम होगी तो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के वी अनंत नागेश्वर। उन्होंने सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जो भारत की जीडीपी है वह जीडीपी 6.5% से लेकर के 7% तक रहेगी अगले 2030 तक। और यह जो जीडीपी है वो ऑटो पायलट मोड पर है। ऑटो पायलट मोड का मतलब ये हुआ कि ये स्वतः ही इतने % तो रहेगी ही। वो इसलिए चाहे आर्थिक मंदी आए, चाहे दूसरी चीज़ें आ जाएं, या कोई भी वैश्विक मंदी आए, लेकिन इस जीडीपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना रहेगा। ये कौन सा तर्क है? ये तर्क समझ में इसलिए नहीं आया कि अगर आर्थिक मंदी होगी तो जीडीपी घटेगी, क्योंकि यही बीजेपी सरकार है जो 8%, 8.5%, 9% जीडीपी की बात कर रही थी। लेकिन अब जीडीपी घटी हुई है और जो रिजर्व बैंक है उसने भी जीडीपी जो पहले थी उसी को 6.5% पर ही उसको रखा है कि अनुमानित तो उन्होंने रखा, उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, उन्होंने कहा कि 6.5% पर ही रहेगी जीडीपी। ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो है जो बैंक को जिस दर पर कर्ज दिया जाता है। अगर रेपो रेट रिजर्व बैंक बढ़ा देता तो फिर महंगाई बढ़ जाती, चाहे वो लोन का है, जिनकी ईएमआई है वो भी बढ़ जाती। इससे पहले अभी लगातार रेपो रेट आरबीआई ने जब बढ़ाया तो बैंकों ने भी अपना जो ब्याज दर थी वो बढ़ा दी, तो लोन भी महंगे हो गए। तो इन चीज़ों का
जो सरकार कह रही है, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि यह ऑटो पायलट मोड पर रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं संजीव सान्याल। संजीव सान्याल उनसे आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि जो जीडीपी है भारत की वो अगले 30 साल तक 9% पर रहेगी। इन्होंने 6.5 से 7% तक कहा, उन्होंने कहा 9% रहेगी यह जीडीपी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने कह दिया कि जो जीडीपी है आगे वो अनुमानित 11% पर रहेगी 30 साल तक। ये सब सरकार के अंग हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल वो भी कह रहे हैं। अलग एक 7% बता रहा है, एक 9%, एक 11% बता रहा है। जैसे जीडीपी को मजाक बना दिया हो। जीडीपी ऑटो पायलट मोड पर कभी हो नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती है कि जीडीपी निर्भर करती है कि किस तरीके की महंगाई है, आर्थिक मंदी कैसी है। अगर वैश्विक मंदी है उसका भी उस पर असर पड़ता है, या कोई आपदा आ गई है तो उससे भी उस पर असर पड़ता है। तो ये इस तरीके से नहीं रह सकती। सांख्यिकी विभाग है सरकार का, उसने 2021-22 में जो जीडीपी का अनुमानित जो उन्होंने पेश किया तो उन्होंने कहा जीडीपी 9.1% रहेगी, लेकिन अब उसको उन्होंने 2022-23 में घटा करके 7% लिखा कि वो 7% तक रहेगी। मतलब उसको भी उन्होंने 2% कम कर लिया है। तो ये जीडीपी के हालात है। जीडीपी से जैसे देश का अभी गुणगान हो रहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गई है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और 5वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ कर्ज लिया, लेकिन 9 साल में इस सरकार में 100 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया गया। मतलब अब जो भारत पर कर्ज है वो 1,55,000 करोड़ है, और हर व्यक्ति पर अगर माना जाए तो 1,20,000 का कर्जा प्रत्येक व्यक्ति पर है। ये हालात हैं। और जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2047 में भारत की जो इकोनॉमी है वो इतना ग्रो करेगी कि वो $40 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी भारत की जो इकोनॉमी है 3 से 3.5% के आसपास है, लेकिन वो बता रहे कि 2047 में यह $40 ट्रिलियन हो जाएगी। और चीन की वही बात करें कि चीन ने जिस तरीके से 1968 से लेकर के अब तक उनकी जो जीडीपी रही वो 9% लगातार वृद्धि पर चली, और आज जो चीन की आर्थिक स्थिति उसकी जीडीपी है वो $18 ट्रिलियन है, हमारी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। इतना बड़ा अंतर है क्योंकि उन्होंने ये जो उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, 37 गुना बढ़ी 1968 से लेकर के, तब जाकर के उनकी जो जीडीपी वो $18 ट्रिलियन हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 से रोजगार में ठहराव आ गया है, और रोजगार में अगर ठहराव होगा तो और चीज़ों का विकास नहीं होगा। विश्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं जो कि भारत में ही जन्मे हैं, अजय बंगा, उन्होंने कहा कि गरीबी को कम करना और समृद्धि के प्रसार का सुनिश्चित तरीका रोजगार है। वृद्धि दर धीमी का मतलब है कि रोजगार सृजन भी मुश्किल होगा। अगर वृद्धि दर कम है तो निश्चित रूप से जो हमारा रोजगार सृजन है वो भी कम हो जाएगा, और वही उसका असर दिख रहा है कि 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई। उसका कारण यही रहा कि रोजगार घटे, लोगों की कमाई घटी तो रोजगार भी घट गए, और रोजगार अगर बढ़ते तो जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ होती। विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर घटा करके 6.3 कर दी है। वैश्विक वृद्धि दर जो 2022 में 3.1% थी, वही 2023 में 2.1% रहने की संभावना है। जनवरी में विश्व बैंक द्वारा लगाए अनुमान से 0.3% कम है। ये विश्व बैंक ने भी अपना एक अनुमान लगाया। CII के अध्यक्ष हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आर दिनेश, उन्होंने भी कहा कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। हालांकि भारत के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है,
पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन कहीं भी नहीं है। लेकिन हम चाहे भ्रष्टाचार को ले लें या मैनेजमेंट को लेकर के ले लें, जो लगातार हमारे संसाधन होने के बावजूद भी हम पिछड़ रहे हैं। संसाधनों का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। बड़े लोग, अमीर लोग हैं, उन संसाधनों का उपयोग करते हैं अपने पैसे के दम पर। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी गैस हमारे भारत में। पेट्रोल दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे महंगा है, वहीं डीजल 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा महंगा है। वस्तुएं लगातार महंगी हो रही हैं। दूध पर जीएसटी लगी, दूध भी महंगा लगातार कंपनियां बढ़ाती जा रही, कभी 2 रुपये बढ़ा देती, कभी 2.5 रुपये बढ़ाती हैं। अभी पिछली बार तो लगातार 5 बार बढ़ाया गया दूध और दही का दाम। तो ये जो आर्थिक असमानता है उससे फ़र्क पड़ेगा। लोगों को सोचना होगा, रोजगार की दिशा में सोचना होगा। लेकिन सरकार उन रोजगार पर बात न करके, जो यहाँ की मीडिया है वो रोजगार पर बात नहीं करती। आप देखें कितनी डिबेट्स हैं जिसमें रोजगार की बात की जा रही हो। अभी लगातार चल रहा है महाराष्ट्र में किसी सभा में या किसी जुलूस में किसी ने औरंगजेब का पोस्टर लहरा दिया, उसी पर बहस चल रही है। लोगों को, युवाओं को चाहिए कि वो औरंगजेब को पढ़ें। औरंगजेब आता ही था, औरंगजेब से क्या लेना देना। बात हम करें कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शिक्षा लेने के बाद अगर युवा को नौकरी नहीं मिलती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार इन प्रश्नों से बचने के लिए कि कोई रोजगार का प्रश्न न पूछ ले, सरकार ने वादा किए थे जो भी, वो आज देख ले कि 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 10वें साल में प्रवेश कर गए हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 2 टर्म ये सरकार पूरी कर लेगी, मोदी सरकार, जिसमें वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरी हर साल का। लेकिन 18 करोड़ नौकरी नहीं मिली। 7 लाख, उसकी जगह 7,22,000 नौकरी ही का सृजन हो पाया। उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात, वो भी पूरी नहीं हो पाई। बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। काला धन वापस आने की बात थी, वो भी बात नहीं हो पाई। काला धन जहाँ पर डबल और हो गया विदेशों में। तो जितने वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटी आप देखें कहाँ कहाँ बनी, उनकी हालात देखें। वहाँ पर जिस तरीके से थोड़ी बारिश में जलभराव हो गया। तो सरकार अपने वादों से बचने के लिए इस तरीके के एजेंडे लेकर आती। कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कभी कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर अगर प्रतिबंध लगता है तो बजरंगबली के अपमान के रूप में जोड़ करके उसको प्रसारित किया जाता है। युवा रोजगार की बात करें तो फिर औरंगजेब का मुद्दा आ जाता है, कभी हिजाब का मुद्दा आ जाता है, कभी 3 तलाक का मुद्दा आ जाता है। तो युवा भी इन मुद्दों में उलझा हुआ है, लोग भी इन्हीं मुद्दों में उलझे हुए हैं। जबकि उन्हें अपने भविष्य को अगर संवारना है तो उनको जरूरी है कि वो आगे जाकर के अपने भविष्य के लिए चिंतित हों और भविष्य की बात करें, अपनी नौकरी की बात करें। कितने पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। और जब पर्चे लगातार 2 लीक हो जाए, 3 लोग हो जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे छात्र होते हैं जिनकी उम्र निकल जाती है, ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो परीक्षा दे नहीं सकते हैं। सरकार इस पर भी उसको काम करना चाहिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि लगातार हर प्रदेश में, वो किसी की भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी सरकारें हों, सभी में ये हो रहा है कि पर्चे लगातार, प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। और पर्चे लीक हो रहे हैं तो बच्चों के लिए कितनी मेहनत करके, जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत पैदा हो रही है कि वो परीक्षा जब रद्द हो जाती, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाती है, या फिर वो रद्द हो जाती, कोर्ट में पहुंच जाती, तो उसका कोई नहीं टाइम नहीं है, वो कितने समय तक उसका निर्णय आएगा। या फिर रद्द हो जाती है, फिर दोबारा से उसकी परीक्षा की तैयारी करो, दोबारा परीक्षा दो। तो ये चीज़ें हैं जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर उनको तर्क करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। अपने अतीत से सबक लेकर के भविष्य को संवारने का काम होता है। जो पहले गलतियां हो गई उनको छोड़ दें, आगे से उससे सबक लेकर के। लेकिन आप मीडिया में देखें तो तमाम एजेंडे वही चलते हैं जो हिंदू मुस्लिम है, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले हैं, सामाजिक समरसता को खत्म करने वाले हैं। ऐसे मुद्दों को पर बहस चल रही है और वही बहस जानबूझ के की जाती, जानबूझ के एजेंडा चलाया जाता है, जिससे सरकार से कोई सवाल ना कर सके, सरकार से पूछ ना सके कि आपने ये वादे किए थे, अब आप नए वादे लेकर के आ गए, पिछले वादों का क्या हुआ, ये पूछना चाहिए। कोई भी पार्टी हो उससे पूछना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे क्यों नहीं हुए। तो ये
आर्थिक जो असमानता है, जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जाता है, जहां अरबपतियों की और खरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर जो सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, जिसमें खाई लगातार बढ़ रही है, सरकार को भी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि ये खाई बढ़े नहीं। अगर आर्थिक असमानता होगी तो देश की प्रगति में ये बाधक होगा। आर्थिक असमानता जितनी बढ़ती जाएगी उतना देश के लिए ये घातक होगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।